सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर, सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है। अगर आप लोग किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आप लोगों को जाना है आप लोग इस डायरेक्शन में, और आप लोगों ने चलना कर दिया इस डायरेक्शन में स्टार्ट, तो क्या आप लोग कभी यहां पर पहुंच पाएंगे? तो आप लोग शायद ही कभी यहां पर पहुंच पाएंगे। कोई आगे जाकर बताया यार आपको यहां पे नहीं, आपको यहां पे जाना था, फिर आप लोग यहां पे गए, फिर किसी ने बता दिया इधर को जाना था, आप लोग इधर चले गए। तो जब तक आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तब तक आप लोगों की जो मेहनत है वो सही दिशा में नहीं लग पाएगी। चलना तो आप लोग को इधर भी इतना ही था, इतनी मेहनत लगी, चलना इधर भी इतना ही था, पर लेकिन अगर कोई बता देता सीधा सीधा रास्ता कि यार यहां पर चले जाओ तो चीजें सही डायरेक्शन में आप लोगों को मिल जाएंगी, तो फिर आप लोग कम टाइम में सही जगह पर पहुंच जाएंगे। और मैक्सिमम आज के में जो हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं ना, वो इसी प्रॉब्लम का शिकार है। उनको स्टार्टिंग में बताया नहीं जाता है किस डायरेक्शन में चलकर आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है। और जिस काम को अचीव करने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कई बार। तो सही गाइडेंस का न होना भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में आप लोग देश के अंदर बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस चीज के बारे में आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन है और किसी बच्चे को अगर आप लोग गाइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोग उसको जरूर गाइड कीजिए, ताकि उसकी जिंदगी के कीमती जो ईयर है वो बर्बाद न हो और सही डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज कर सके। और यूपीएससी के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर ऊपर सारी ही वीडियो एक जगह पिन कर रखी है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो। जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे और ऊपर देखेंगे आप लोग यहां पर पिन ऑप्शन है, उसमें सारी वीडियो मैंने एक जगह इकट्ठी करके आप लोगों के लिए पिन कर रखी है, ताकि इधर उधर आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट न करना पड़े और आप लोगों का टाइम यहां पर बच जाए। सारी आईएएस की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, यूपीएससी का प्लान क्या है, यहां पर कैसे लिस्ट है, बुक है, एनसीईआरटी, बेस्ट टाइम टेबल, राइटिंग कैसे करनी है, ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, एसए कैसे लिखना है, सीसेट कैसे कवर करना है, गूगल मैप कैसे यूज करना है, पॉलिटी के सारे लेक्चर, और बाकी इसके अलावा जो बची कुची कसर है वो वीडियो के नीचे जब आप लोग जाएंगे तो सारे लिंक वहां पर प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आप लोगों को इधर उधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इकट्ठी एक जगह आप लोगों के सामने हैं, तो आसानी से आप लोग उनको एक तरीके से देख सकते हैं। किसी को भी अगर कोई चीज चाहिए, अगर कोई कमेंट बॉक्स में कुछ लिखता है, तो आप लोग इनको कॉपी कर यहां से उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। काफी शानदार आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी ऐसे एग्जाम की आप लोग तैयारी करें जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। और उस लेवल पर आप लोग करंट अफेयर में डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को कितना भी टफ एग्जाम कंट्री के अंदर क्यों ना हो, आप लोग इससे आसानी से क्लियर कर सकते हैं इस करंट अफेयर को फॉलो कर, क्योंकि डिटेल में हर एक न्यूज डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है कि फ्रेमवर्क आप लोगों को बताना है, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहा है, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर हमारी कंट्री के द्वारा इसको साइन किया गया है, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है। तो इसके बारे में काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। चौथे नंबर का एडिशन अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो इनिशिएटिव फोरम है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अभी यहां पर कनेक्ट कराया गया। तो हमारी कंट्री के किस पर्टिकुलर लीडर के द्वारा इसको एड्रेस किया गया, ये बताना है। ड्रैगन फ्रूट, ये कई सारे बच्चे बोले थे सर न्यूज कवर नहीं की। देखिए, हो सकता है कि कोई न्यूज बच जाए, थोड़ा लेट कवर हो सकती है, पर लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि न्यूज आप लोगों की छूट जाए, कि वो कंप्लीटली कवर नहीं होगी जो न्यूज इंपॉर्टेंट होगी। तो वो टेंशन आप लोग मत लीजिए, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को यह बताना है कि इसको किस नाम से पुकारने की बात की गई, कौन सी राज्य गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम चेंज करने की बात की गई। इसी के साथ में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है और उस कंट्री में भी इसको कौन लेकर आया था। ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज में है। देखिए, रेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं न्यूज में, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की थी शाम में, और उसमें हम लोगों ने बात की कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन 144 वहां पर लगा दिया। तो मैंने सेक्शन 144 आप लोगों को डिटेल में वहां पर बताया। तो आप लोगों से फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में न्यूज न पूछकर सेक्शन 144 के बारे में पूछ लेंगे आप लोगों से कि सेक्शन 144 क्या होता है। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट बनते हैं। आप लोगों से एथिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया के डीएम आप लोग हैं, आप लोग क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे आप लोग, ताकि वहां पर जो नुकसान न पहुंचे, कोई किसी की जान मान की हानि न हो। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछ ले जाएंगे। तो ये लाइव जो इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग कैसे उस चीजों को टैकल करोगे, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखना। बाकी यहां पर ये बात की जा रही है 19th सेंचुरी की, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके साथ में मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग जो एप्लीकेशन लैब है वो कंट्री में कोलैबोरेशन में बनाने की बात की जा रही है। किसके साथ में मिलकर? AWS की फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में जो टेक्सटाइल कमेटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में
देखने को मिली। कौन सी और यहां पर मिनिस्ट्री जो है वो मिलकर काम कर रही है इस पर्टिकुलर मुद्दे को, किसके द्वारा मतलब एमओयू साइन किया गया, सॉरी मिनिस्ट्री नहीं, यहां पर किस कंट्री के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री तो मिनिस्ट्री हो गई ना, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ठीक है, जो कि स्मृति ईरानी जी के अंडर में है। कमेटी किसके द्वारा हेड की गई, यहां पर आप लोगों को यह बताना है, जिसके द्वारा बात की जा रही है कि जो महिलाओं की जो एज है, ठीक है, उसको थोड़ा अभी घटाने की या उसको सॉरी घटाने की, उसके बढ़ाने की बात की थी कि 18 से उसको 21 कर दीजिए। इसके ऊपर एक कमेटी सेटअप की गई थी, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये बताइए। इसी के साथ में अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये कमेटी डबल ई आएगा, ठीक है इसी के साथ में बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर है उसके बारे में अगर बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर COPRA, तो कोपरा, ये क्या होता है बेसिकली जो सूखा हुआ गोला जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी कि नारियल पानी नॉर्मल पीते हैं आप लोग, पिया है किसी ने, पिया करो, उसको काफी अच्छा होता है सेहत के लिए, कोल्ड ड्रिंक से तो 100 गुना अच्छा है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में आप लोगों को यह बताना है कि हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर कितनी ऐसी क्रॉप है जिनको फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर फिक्स MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, और इसी के चलते किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मैंने अभी आप लोगों से सेक्शन 144 के बारे में बात की। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आप लोगों को आंसर देखने को मिलेंगे। तो आइए डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक एक न्यूज का, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। आइए एक इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ड्रैगन देख रहे हैं, यहां पर एक लड़की इस ड्रैगन के ऊपर बैठी हुई है, ये किसी पर्टिकुलर एक काफी इंपॉर्टेंट जो सीरीज चलती थी उसका पार्ट है। ये आप लोगों को बताना है किस सीरीज की पिक्चर है ये मतलब किस सीरीज से पिक्चर निकाली गई है। स्टेट के बारे में न्यूज है, समझ लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। बात की जा रही है कमलम, जो ड्रैगन फ्रूट है उसको कमलम का नाम दिया जा रहा है राज्य गवर्नमेंट स्टेट के द्वारा, जिसका नाम है गुजरात। गुजरात ये बोलता है कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये ऐसा लगता है जैसे कमल होता है, जब कमल खिलानी होता है ना, जब बंद कमल होता है, तो उस तरीके ये देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इसका नाम हम लोग कमलम रखेंगे, जो कि आप लोगों को पता है आज के डेट में जो हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसका सिंबल भी है जो इलेक्शन सिंबल। जो ड्रैगन फ्रूट है यहाँ पर ये वाइल्ड कैक्टस, जो बेसिकली इंडिजिनसली नॉर्मली अगर देखने की बात करें तो साउथ और सेंट्रल अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर इसको पिताया या फिर पिताया के नाम से आप लोग जानते हैं, पितिया, ठीक है, PITAYA या फिर PITAHAYA, पिता है या फिर पितिया, तो इसके नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि जिसको आप लोग ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं, ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में इस नाम से पुकारते हैं, और हमारी कंट्री में इसको कमलम का नाम देने की कोशिश की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना। नॉर्मली अगर बात करें जो फ्रूट है उसके बारे में आप लोग को यूजुअली ये देखने को मिलेंगे कि ये व्हाइट और रेड यानी कि सफेद और लाल रंग के देखने को मिलते हैं, पर लेकिन लेस कॉमनली काफी कम लोगों को पता है कि येलो कलर के भी ये पाए जाते हैं। इसके अंदर जो बीज होते हैं वो बिल्कुल आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जैसा कीवी आप लोगों ने खाया कभी, जब प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो जाती है उस टाइम पर कीवी खाने के लिए बताया जाता है। तो कीवी वो है चाइनीज फ्रूट, नॉर्मली इसको बोलते हैं, चाइना में काफी फेमस है। तो कीवी जो है ये बिल्कुल ऐसे अंदर से आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने खाया। कीवी खाया ना, कभी खट्टा मीठा भी लगता है, ठीक है, कच्चा सा जब मीठा हो जाता है तो अच्छा लगता है हालांकि। तो उसके बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो इसका फ्रूट का एक्सपोर्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर ये पहले नहीं हुआ करता था, पर लेकिन बाद में चलकर इसकी खेती की जाने लगी। ये है वियतनाम। वियतनाम को अगर आप लोग मैप में दिखाना चाहते हैं तो यह है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से देखिए ये हो गया वियतनाम, ठीक है, ये यहां पर। तो वियतनाम में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से मैप बेस्ड जो पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं साथ साथ में आप लोगों को मैप दिखाता हूं, कंफ्यूजन न रहे। बाकी अगर बात करें इसके बारे में, 19th सेंचुरी में यहां पर ये फ्रांस के द्वारा लाया गया था, यानी कि जब यहां पर फ्रांस जो है वो रूल कर रहा था। तो यहां पर देखिए ये हो गया फ्रांस और ये हो गया वियतनाम, तो यहां पर इसके द्वारा लाया गया। तो तब यहां पर ये बेसिकली ये उगना स्टार्ट हुआ, और यहां से इसको अगर बात करें 19th सेंचुरी से पहले यहां पर इसकी कोई भी प्रजाति नहीं थी। आज के डेट में वियतनाम इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया है। वियतनाम में इसको तन्हे लोंग के नाम से जानते हैं, TL आप लोग नाम याद रख लेगा, इसको THENH, ठीक है, तो लोंग के नाम से जाना जाता है। और बाकी इसको ट्रांसलेट किया जाता है अगर बात करें ड्रैगन जो आई है, यानी कि जो ड्रैगन की आंखें है ना, उसके तरीके से यहां पर इसको देखा जाता है। तो ये ड्रैगन हो गया, इसकी जो आईज है तो ऐसा दिखाई देता है जैसे ड्रैगन की जो आईज होती है ना, बीच में आई होगी, साथ में इस तरीके के जो निशान हो गए, तो इसके नाम पर इसको इस नाम से, यानी कि इसका मतलब यह है ड्रैगन आईज, ठीक है। तो यहां पर यह नाम याद रखेगा, जो कि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ जाते हैं। आखिर इतना ज्यादा न्यूज में क्या है, इस फ्रूट में ऐसा क्या है आखिर? इसमें 61 कैलोरी देखने को मिलेगी, 0.5 ग्राम आप लोगों को फैट देखने को मिलेगा,
15 ग्राम आप लोगों को यहाँ पर कार्ब्स देखने को मिलेंगे पर फ्रूट, यानी कि एक फल के बारे में बात की जा रही है। 1.1 ग्राम आप लोगों को प्रोटीन देखने को मिलेगा और 3 ग्राम के करीब आप लोगों को फाइबर देखने को मिलेगा। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री, लो फैट और गुड सोर्स ऑफ फाइबर, ये एक काफी अच्छा फ्रूट माना जाता है ये जो ड्रैगन फ्रूट है। आप लोग बोलेंगे सर किन किन बीमारियों में फायदा करता है, तो समझ सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों को ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट है ये, इसी के साथ में किडनी को क्लीन करने का काम करता है, इसी के साथ में स्ट्रॉन्ग हड्डियां आप लोगों की बनाता है, फाइबर की जो क्वांटिटी है वो कंप्लीट करता है, विटामिन ए स्किन के लिए काफी अच्छा है, विटामिन सी, और इसी के साथ में आप लोगों की दिल की बीमारी को ठीक करता है, बालों के लिए भी अच्छा है, इसी के साथ में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का जो शिकार है उसके लिए अच्छा है, इसी के साथ में ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो नर्व सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो ये सारे फायदे आप लोगों को यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं कि मेडिसिन का भी काम ये कर रहा है, ठीक है। अगर बात करें, ये मैंने लैटिन अमेरिका के साथ साथ में आप लोगों को बता देता हूं कि थाईलैंड, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और श्रीलंका के अंदर भी इसको कल्टीवेट किया जाता है आज की डेट में। हमारी कंट्री में अगर बात करें, ये 1990 के एयरफेयर में ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया और आज की डेट में हम लोग कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार वाले एरिया में इस पर्टिकुलर जो फ्रूट है इसको हम लोग उगाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे यार कितनी वाइड वैरायटी में ये फल उगाया जाता है, यानी कि साउथ अमेरिका में भी उगाया जा रहा है, थाईलैंड में भी उगाया जा रहा है, श्रीलंका में भी उगाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में उगाया जा रहा है, इंडिया में भी अलग अलग राज्य में उगाया जा रहा है, चाहे आप लोग बात करें अंडमान निकोबार की, चाहे वेस्ट बंगाल की, चाहे महाराष्ट्र की, वन केरला, तमिलनाडु में। आखिर ऐसा क्या है, ऐसा यह है कि ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल जो है वो यहां पर इसको उगा सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी लेस जो रिक्वायरमेंट रहती है पानी की, यानी कि पानी की कमी वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। तो मिट्टी की कोई किसी भी तरीके की मिट्टी में लगभग इसको उगा लिया जाता है और पानी की कमी है तो इसका मतलब यह कि कहीं भी उगा सकते हैं। तो फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह आप लोग इसको देख पाएंगे। अभी यहां पर जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी साहब, उनके द्वारा बोला गया देखने में भाई साहब कमल जैसा लगता है, तो क्यों ना इसका नाम हम लोग कमलम कर दें। तो जो बीजेपी का सिंबल है इलेक्शन का, तो उसका नाम कमलम इन्होंने कर दिया। कमलम जो रिजेंबलर एक तरीके से जो लोटस फ्लोर है उसके साथ में, इसी के साथ में ये जो अनाउंसमेंट इनके द्वारा किया गया, चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर जो डेवलपमेंट मिशन है उसको लॉन्च कर रहे थे रूपानी साहब, तो वहां पर इनके द्वारा ये बातें बोलेगी। तो इसके चलते यहां पर आगे आने वाले टाइम में जो अनप्रोडक्टिव लैंड है उसमें यहां पर खासकर इसको यूज किया जाएगा उगाने के लिए, ताकि एक और चीजें इफेक्टिव वहां पर देखने को मिले, ठीक है। अगर बात करूं यहां पर गुजरात में, तो गुजरात आप लोग देखते हैं कैपिटल हो गई गांधीनगर। आचार्य जो यहां पर देवव्रत हैं वो इसके स्पीकर आज के डेट में जो गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर मैंने आप लोगों को बता दिया। इंपोर्टेंट जो नेशनल पार्क है यहां पर आप लोग समझ सकते हैं एरिया, यह है गिर नेशनल पार्क, और साबरमती आश्रम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी ये आप लोगों के लिए गुजरात से अगर बिलोंग करते हैं तो इंपोर्टेंट है। वैसे कई बार वैसे ही मैच करने के लिए आ जाता है, अगर स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो राज्य का नाम और उसके सामने बोलेंगे कि इनको मैच करो कौन से राज्य से रिलेटेड है। तो मैमल जो है वो एशियाटिक लॉयन है, बर्ड जो है ग्रेट फ्लेमिंगो है, जो फ्लोर है यहाँ पर ये मैरीगोल्ड है, इसी के साथ में फ्रूट है यहाँ पर मैंगो, अपना आम, हमारा आम, ट्री जो है हो गया यहाँ पर ये हो गया बैनियन ट्री, ठीक है, तो बरगद का पेड़। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। स्टेट जो है यहाँ पर ये बॉम्बे जो यहाँ पर राज्य हुआ करता था उसको डिवाइड किया गया, तो महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बनाए गए 1960 में। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, यानी कि बॉम्बे जो पर्टिकुलर राज्य हुआ करता था पहले, उसमें से महाराष्ट्र और गुजरात निकाले गए और बॉम्बे आज के डेट में आप लोगों को एक सिटी देखने को मिलती है। तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब यहां पर ये हो गया गुजरात और ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात करते हैं नेशनल की न्यूज के बारे में। तो पहले स्टेट अब नेशन, अब बात करेंगे यहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो इनिशिएटिव फोरम है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम जो है वो यहां पर उसका चौथा संस्करण अभी हमारी कंट्री में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते हमारी कंट्री के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन साहब, उनके द्वारा एड्रेस किया गया। अब आप लोग बोलेंगे कि यार इसका मतलब क्या है, क्या करना है, इसका क्यों फायदा क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कब इसको लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था 2017 में। अब इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज ये है कि अब की बार अगर बात करें हम लोग यहां पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को प्रॉब्लम में डाल रही है, इसमें कोविड-19 भी बहुत बड़ी रीजन है। तो इसके चलते कई सारी चीजें जो है यहां पर खासकर अगर बात करें उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती हैं।
हेल्थ केयर को कैसे लेकर चलना है, ट्रेन करना है हेल्थ केयर वर्कर को, रेगुलेटरी जो बैरियर है उनको हटाने, यानी कि कोई रुकावट है अगर हेल्थ केयर को इंप्रूव करने में, और इसी के साथ में एक तरीके से एनकरेज करना है इन्वेस्टमेंट ताकि हेल्थ टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा सके। तो सऊदी अरेबिया जो है अब की बार इस कॉन्फ्रेंस को यहां पर लीड कर चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आप लोगों से कि हमारी कंट्री में कौन इसको यहां पर कर रहा है और कहां पर नॉर्मली ये सऊदी अरेबिया। अगर बात करूं इसके बारे में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो समिट, तो ये नॉर्मली सऊदी अरेबिया में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एक तरीका इनिशिएटिव है जो फोरम हेल्प किया जाता है रियाद में सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया में स्टार्ट की जाती है, सऊदी अरेबिया की ही समिट है जिसमें यहां पर ये डिस्कस करते हैं वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो फंड है बेसिकली वो होस्ट किया जाता है। तो यहां पर ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। फिलहाल अभी ये देखने को मिला, लास्ट जो था इसका ये कब था 2019 में। ठीक है, अभी फिलहाल ये आप लोग को देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, अगर इसके बारे में कुछ छोटी सी बातें आप लोगों से करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, ये आज की डेट में हमारी कंट्री में जो हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी है वो सारी ये फॉर्मुलेट करती है। इसी के साथ में फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करें, क्योंकि मिनिस्ट्री का नाम ही है यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करें तो यही मिनिस्ट्री आप लोगों को याद रखनी है। तो ये जो मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये होल्ड करते हैं कैबिनेट रैंक, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते हैं। तो 1976 में यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर यह मिनिस्ट्री यहां पर बनाई गई थी और हेडक्वार्टर तो नॉर्मली न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगर बात करूं सऊदी अरेबिया के बारे में, तो सऊदी अरेबिया आप लोग यहां पर देखते हैं, ये आसपास वाला रीजन अगर आप लोग देखिए, जॉर्डन, इराक हो गया, इधर ईरान हो गया, कतर हो गया, ये कुवैत हो गया, कतर हो गया, यूएई, ओमान, और ये हो गया यमन, इधर हो गया अरेबियन सी, रेड सी यहां पर हो गया। तो ये आसपास वाला एरिया हो गया। रियाद इसकी कैपिटल है और सऊदी रियाल RIYAL इसकी करेंसी है। तो ये पर्टिकुलर जो कंट्री है इसके जो लीडर हैं आज के डेट में वो है सलमान। ठीक है, सलमान है यहां पर, किंग सलमान, आप लोग याद रखिएगा, सलमान खान नहीं है। ठीक है, अगर लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये है यहां पर इसकी लोकेशन एग्जैक्ट। ओके, आगे बढ़ता हूं, इंटरनेशनल न्यूज की ओर चलते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। पहले ये समझिए ये न्यूज में किस लिए है। अगर बात करें यहां पर जो फ्रेमवर्क फॉर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से जो रणनीति साझा करने वाले हैं इंडिया और जो IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले तो यह है कि ये एम क्या है इसका। एम भैया ये है कि म्यूचुअल ट्रस्ट एक तरीके से बढ़ा सकें। अगर आपकी दोस्ती किसी के साथ में होती है तो आप लोग क्या रहता है कि यार दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, एक दूसरे में जो भी चीजें हैं उनको हम लोग समझ सकें और चीजों को आगे बढ़ा सकें और एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो म्यूचुअल ट्रस्ट कोऑपरेशन और एक तरीके से इनहेंस करने की बात की जा रही है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, ताकि सस्टेनेबल और एक तरीके से सस्टेनेबल यानी कि स्टेबल और सस्टेनेबल तरीके से चीजों को आगे लेकर चला जा सके। यानी कि इस तरीके से चीजें यूज करनी है ताकि सिक्योर रहे और सस्टेनेबल रहे और टुगेदर मिलकर ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये फोकस एरिया है। ये कब होगा? जब आप लोगों के पास में नॉलेज होगी। कुछ चीजें हम जानते हैं, कुछ चीजें आप जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से मिलकर काम करने वाली बात हो गई। एक तरीके से कुछ चीजें मैं जानता हूं, आप लोग मुझे पढ़ा दो, कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं, बस ऐसे ही नैया पार हो जाएगी। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो हार्ट ऑफ द ग्लोबल जो डायलॉग है, यहां पर बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है इसका, ये है यहां पर एनर्जी के बारे में, खासकर कि कैसे डेटा इकट्ठा करना है, कैसे पॉलिसी आप लोगों को बनानी है, कैसे रियल वर्ल्ड में आप लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है ताकि सिक्योर एनर्जी सबके लिए अवेलेबल हो सके। ऐसा नहीं कि बस एक पर्टिकुलर इंसान ही एंजॉय कर रहा है। अगर बात करूं यहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। ये वही फ्रांस है जो कि यहां पर ड्रैगन फ्रूट लेके गया था वियतनाम में, ठीक है, याद रखना इसके बारे में। हमारी कंट्री कैसा है, इसका एसोसिएटेड मेंबर है, यानी कि हमारी कंट्री इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, नॉर्मल एक एसोसिएट मेंबर है हमारी कंट्री इसका। इसी के साथ में टोटल मेंबर इसमें 30 हैं। जो यहां पर फैथ बिरोल जो आज के डेट में इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और देव तर्क आज के डेट में इसके डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। 1974 में इस बॉडी को बनाया गया था, तो लगभग 46 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं और फ्रांस पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, बाकी यूरोपियन कंट्री हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मेक्सिको, ये इसके परमानेंट मेंबर है, जो कि 30 मेंबर मैंने आप लोग को बताए। इंडिया इज नॉट ए परमानेंट मेंबर। बाकी अगर बात करें इसके बारे में, तो मैंने बताया 1974 में इसको बनाया गया था। ये जो काम करता है, जैसे कि आप लोग अगर बात करें एनर्जी के बारे में, तो आप लोग आज के डेट में बात करेंगे यार सोलर एनर्जी होना चाहिए, सबसे आसान है, कुछ नहीं करना है, प्लेट लगा दो और बिजली तैयार। ना किसी को याद करना है कि भाई साहब बिजली नहीं आ रही है, बस सूरज देवता को याद करना है, और या फिर हवा चल रही है तो भाई साहब हवा से काम कर रहे हैं, या हाइड्रोथर्मल, टाइडल, विंड या सोलर। तो ये वो एनर्जी है जो शानदार तरीके से यूज की जा सकती है और ये हर एक इंसान के एरिया में उपलब्ध हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात आप लोग को बताऊं, आज के डेट में अगर आप लोग
उत्तराखंड में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हिली एरिया में रहते हैं, तो नॉर्मली जो लाइन बिछाना बड़ी मुश्किल होती है, खंभा लगाना बड़ी मुश्किल होती है। पर लेकिन किसी की भी छत पर आप लोग सोलर पैनल लगा सकते हो जाकर यार, आसानी से बिजली मिलना स्टार्ट हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है वो मोस्ट इफिशियंट, एक तरीके से इफेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी है आज के डेट में, घरों के लिए भी और कमर्शियल यूज के लिए भी, यानी कि उन लोगों के लिए भी जो घरों पर यूज कर सकते हैं छतों पर लगाकर, या फिर अगर कहीं पर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है और वहां पर बिजली नहीं है तो भैया यहां से भी आप लोग इसका राम नाम सत्य कर सकते हैं, इसका जुगाड़ कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रोडक्शन देखिए, नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों को एनर्जी अगर कोयले से बनानी है, कोयले को जलाओ, उससे चीजें चलाओ, फिर आगे बढ़ेंगी। गदर मूवी देखिए, जब वो ट्रेन चलाता है कोयला डाल डाल के, तो ऐसी कंडीशन आप लोग देखते हैं तो पूरी मेहनत लगेगी। इसमें तो कुछ नहीं करना है, पेंच खींचने हैं ऊपर जाकर छत के ऊपर, भैया सूरज रोशनी पड़ेगी और हो गया काम स्टार्ट। तो इस तरीके से काफी आसान तरीका और सबसे टिकाऊ, किसी से खरीद के नहीं लेकर आना है कोयला तेल, ओके, तो इसलिए भी अच्छा है यहां पर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ग्लोबल जो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन जो स्टैंडर्ड है वो बोलता है कि एनर्जी सेक्टर में अगर बात करते हैं तो हम लोग को एक्सप्लोर करना है, प्रोड्यूस करना है, रिफाइन करना है, मार्केट देखनी है, स्टोर करना है, उसी के साथ में फिर ट्रांसपोर्ट करना है ऑयल और गैस को, कोयले को, या फिर अदर जो कंज्यूमर फील्ड है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर करनी पड़ेगी। यानी कि पर अगर बात करें यहां पर सोलर एनर्जी के बारे में, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होना भाई साहब। आप लोग बोल सकते हैं कि अपनी मर्जी के मालिक हैं हम, हमको नहीं चाहिए भाई साहब तुम्हारी बिजली, हम लोग अपनी बिजली अपना आप बना लेते हैं। और अब तो ऐसा भी है, अगर आप लोग अच्छी खासी बिजली बना ले रहे हो और लग रहा है कि भैया बेचना है, तो आम के आम और गुठलियों की दाल, जितनी ले ली उतनी मजे में कर लिया, बाकी उठा के बेच भी दी। तो दोनों काम आप लोग यहां पर कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी न्यूज है। तो दोनों चीजें जब एक साथ आ जाती है तो पढ़ने में मजा आ जाता है। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले आप लोग यहां पर क्वांटम के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? तो नॉर्मली अगर बात करें, आप लोगों ने अगर डिजिटल जो टेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा डिजिटल डिवाइस के बारे में पढ़ा है, कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों ने देखा होगा 0 और 1 के ऊपर काम करता है। नॉर्मली 0 और 1 ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि या तो है या फिर नहीं है, इस तरीके से कंडीशन रहती है। पर लेकिन इसके बीच में जो ग्रे एरिया रह गया उसको फुल करने के लिए तो यहां पर जो जिसको क्यूब बिट बोला जाता है, ये क्या करते हैं, एक तरीके से सुपर इंपोज करता है। यानी कि जो ग्रे एरिया यहां पर बच गया उसको भी यहां पर कवर करने की कोशिश करता है। 0 और 1 के बीच का जो एरिया है यहां पर, ये इसको भी यहां पर कवर करने की कोशिश करता है और कंप्लीटली चीजें जो है वो अवेलेबल यहां पर रह पाती है। यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो मोर पावरफुल, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जो ग्रे एरिया बच गए थे तो उसको भी यहां पर फुलफिल करता हुआ ये नजर आएगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर ये, यानी कि एक तरीके से एक एडवांस वर्जन आप लोग बोल सकते हैं। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप लोग 0 1 जो बाइनरी वर्ड यूज करते थे ना, उसका एक एडवांस वर्जन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। अगर थोड़ा सा हंसी मजाक के वे में बोलूं तो बुद्धा का पाथ फॉलो कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग। बुद्धा बोलता है ना कि एक्सट्रीम पाथ फॉलो नहीं करना है कि या तो ये या तो अर्थ पर या फिर फर्श पर, तो ये बोलता है कि मिड पाथ फॉलो करके चलो। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो एक एडवांस वर्जन है जो कि रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल जो 0 और 1 वाली जो कंडीशन है उसको रिप्लेस कर यहां पर एक तरीके से जो क्वांटम बिट्स या फिर क्यूबिट्स है यहां पर ये इसको रेगुलर करने का काम करते हैं। तो एक एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है वो यहां पर जो क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कंट्री के अंदर स्टैब्लिश कर रही है अमेजन वेब सर्विस यानी कि AWS के साथ मिलकर, ताकि एक्सेलरेट किया जा सके क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च को हमारी कंट्री में और इनेबल कर सके न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी, यानी कि हम लोग अपनी ही कंट्री में आगे चीजों को लेकर बढ़ सके, दूसरी कंट्री के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डिपेंडेंट न रहे। तो एक अच्छी बात है यार, दूसरे की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहने से अच्छा अपनी कंट्री में काम कर लेते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो सर्विस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट को, रिसर्च, उसी के साथ में रिसर्चर साइंटिस्ट जो एकेडमिक हैं, इनके स्कूल वगैरह में या फिर डेवलपर हैं उनके लिए। तो इनेबल करेगा यहां पर ये एक एरिया जिसमें हम लोग यूज कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो यहां पर अमेजन वेब जो सर्विस है यहां पर ये प्रोवाइड करेगी होस्टिंग और टेक्निकल प्रोग्राम सपोर्ट लैब के अंदर, ताकि हम लोग अपनी ही कंट्री में ये सारी चीजें एक अच्छे लेवल पर लेकर आगे बढ़ सकें। वर्ल्ड का फर्स्ट जो क्वांटम जो कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब है AWS, ये सपोर्ट करेगा नेशनल गवर्नमेंट मिशन टू ड्राइव द इनोवेशन, यानी कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, आप लोगों को याद होगा मैंने एक आर्टिकल कुछ दिनों पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर आप लोगों को काम करना है ना पर्टिकुलर, अगर आप लोगों को बेसिक साइंटिफिक वर्जन आप लोगों को एस्टेब्लिश करना है अपनी कंट्री में, तो आप लोगों को अपने आप इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बाकी लोग बाद में आएंगे। यानी कि मांझी साहब के द्वारा जब यहां पर जो
रास्ता तोड़कर वहां पर पत्थर तोड़कर रास्ता बनाया गया, रास्ता तोड़कर पत्थर तोड़कर रास्ता बनाया गया, तो इंसानों ने उसको यूज करने स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर अब आगे चलकर रोड भी बन गई, सब चीजें हो गई, पर लेकिन उस अकेले बंदे ने काम करना स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो पहले काम करना स्टार्ट करो, फिर सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और अमेजन जो वेब सर्विस है, ये सब्सिडरी है अमेजन कंट्री की, यानी कि अमेजन कंट्री की एक आम आप लोग बोल सकते हैं शाखा बोल सकते हैं। अमेजन जो पेड़ है उसका एक पार्ट हो गई है, जो कि काम करती है ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं और एपीआई जो होते हैं उनके लिए यहां पर इंडिविजुअल कंपनी, गवर्नमेंट या फिर केस टू केस काम करती है। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज के डेट में स्टडी लवर प्लेटफॉर्म हो गया, जो कि पर्टिकुलर ये हमारा पूरी परिवार का प्लेटफॉर्म है। पर लेकिन अगर कल को कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मुझे बोलता है आकर कि यार हमारे यहां पर भी आकर कुछ लेक्चर ले लो, ठीक है, इसके अलावा कोई और बोलता है कि यार यहां पर आकर भी थोड़ा सा काम करो, तो वो क्या हो गया, वो एक तरीके से वो सर्विस हो गई अलग तरीके से, ठीक है। यहां पर लेक्चर चल रहे हैं पर कहीं पर होकर आप लोगों ने देखा कई सारे टीचर ऐसे हैं जो, या फिर कई सारे डॉक्टर ऐसे हैं, कई सारे लॉयर ऐसे हैं जो अलग अलग जो केस हैंडल करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर इंडिविजुअल अगर कोई जाता है ना, बोलता है कि यार हमारे यहां पर भी काम कर दो, तो ये काम कर देते। जैसे अब हमने बोला इंडिया ने काम करवा लिया, फिर इसको कल को बोलेगा जापान भैया हमारे यहां पर भी ये काम कर दो, तो वहां भी कर देंगे। पाकिस्तान बोल रहे हैं हमारे यहां भी कर दो, तो वहां पर भी कर देंगे। तो इंडिविजुअल को भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी यहां पर ये काम करते हैं। तो हमारी कंट्री में भी यही फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, याद रखेगा। आइए इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ये रिलेशन जो है काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर टेक्सटाइल कमिटी के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली टेक्सटाइल क्या होता है यहां पर, ये बेसिकली कपड़ा उद्योग होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो कि स्मृति ईरानी जी के अंडर में है हमारी कंट्री की, और इसी के साथ में जापान के साथ में मिलकर हम लोग यहां पर काम करने वाले हैं। यानी कि हमारी कंट्री और जो जापान है, जापान में क्या यहां पर, यहां पर निनसेनकेन, तो ये क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर है यहां पर जापान के अंदर, और हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या करेंगे, बेसिकली प्रोवाइड करेंगे जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है टेक्सटाइल ट्रेड इंडस्ट्री के लिए, ताकि क्वालिटी को मेंटेन रख सकें। एक बात बता दो आप लोगों को, जापान एक ऐसी कंट्री है जो क्वालिटी के मामले में सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है, यानी कि सबसे बेस्ट या फिर वन ऑफ द बेस्ट कंट्री आप लोग बोल सकते हैं। भाई मेरी तो बड़ी फेवरेट कंट्री है ये। अपनी कंट्री के बाद में अगर मुझे कोई सबसे शानदार कंट्री लगती है तो वो है जापान। जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो लोग हैं अपने देश से एक बेइंतहा प्यार करते हैं, अपनी लैंग्वेज से, अपने देश से, अपने लोगों से। वो अपने देश में जरा सी भी गंदगी नहीं चाहते हैं, टाइम को जरा सा भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये चीजें ऐसी है जो मुझे जापान की सबसे प्यारी लगती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड लोग आप लोग यहां पर इनको बोल सकते हैं। तो जापान में अगर क्वालिटी के बारे में आप बात करो तो जापान का प्रोडक्ट आप लोग यूज कर सकते हो क्वालिटी के मामले में। जापानीज जो बायर है वो यहां पर टेस्टिंग, जो इंस्पेक्शन होता है, उसी के साथ में जो कंफर्मिटी है, असेसमेंट, वो सारे यहां पर देखने को मिलेगा, ताकि चीजों को आगे लेकर बढ़ सके। यानी कि जो बायलेटरल, यानी कि दो कंट्री इंडिया और जापान मिलकर काम कर रही है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ द टेक्सटाइल एंड द जो अपीयरल जो सेक्टर है टू जापान, ताकि जापान क्या, देखिए एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्टडी लेवल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं बोलूं कि यार यहां पर लेक्चर में बना रहा हूं, आप लोग मुझे पीपीटी बना कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग की पीपीटी बनाने में एक्सपर्टीज है, वो काम आप लोग कर मुझे दो, फिर मैं क्या करूंगा, मेरा पढ़ाने में एक्सपर्टीज है, तो मैं जनता को ये लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जो भी इससे रिवेन्यू इकट्ठा होगा उसको हम लोग बांट लेंगे अपना, जितना भी हम लोग को सुटेबल लगेगा। तो इससे आप लोगों का भी काम चलता रहेगा, और यहां पर भी जो भी खर्चा आता है, मान लीजिए इंटरनेट का खर्चा आ रहा है, सॉफ्टवेयर जो भी यूज कर रहा हूं उसको अपडेट करने का खर्चा आ रहा है, या और भी वेबसाइट चलानी है, या फिर ऐप डेवलप करना है उसका खर्चा आ रहा है, 2-4 बंदे रख लिए उनको जो सैलरी वगैरह देनी है, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा जो खर्चा लगे तो उसको भी निकाला जाएगा किसी न किसी तरीके से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप लोग एक सेकेंडरी सप्लायर होगे, तो हमारी कंट्री एज ए सेकेंडरी सप्लायर काम करेगी जापान के लिए, और जापान फिर चीजों को आगे लेकर चलेगा। इस तरीके से यहां पर ये एक तरीका, ये कमिटमेंट देखने को मिलेगा। ये जो टेक्सटाइल कमिटी है हमारी कंट्री में, ये 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि चाइना की वॉर के जस्ट बाद में हम लोगों ने कपड़ों पर फोकस दिया, ठीक है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में बात करें तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है स्टैट्यूट, यानी कि लॉ के द्वारा बनाएगी। किसके अंडर में आती है टेक्सटाइल कमेटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आती है। क्वालिटी इंश्योर करने का काम करती है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, जहां पर भी हम लोग करते हैं। ऑल क्वालिटी जो रिलेटेड न्यूज है टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अंदर ये प्रोवाइड कराती है। टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबल है, अगर कोई पॉलिसी बनानी है, प्लानिंग करनी है, कुछ भी डेवलपमेंट करना है टेक्सटाइल के लिए, तो जो स्मृति जुबन ईरानी जो है वो यहाँ पर आज के डेट में मिनिस्टर है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों से करूं, जापान मैंने आप लोगों को अभी दिखाई दिया, जापान एक कंट्री है, यहां पर अगर आप लोग जाएंगे तो ये एक आइलैंड कंट्री है। साउथ कोरिया नीचे हो गया, ऊपर जापान हो गया। आज की डेट में यूसी हिंदे सुगा याद रख लीजिएगा आप लोग, यहां पर ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो
शिंजो एबे के बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बने। टोक्यो कैपिटल और जापानीज इसकी लैंग्वेज हो गई और करेंसी है इसकी जापानीज येन। ठीक है, अगर बात करें यहां पर तो लगभग 12 करोड़ के करीब यहां पर लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंडिया और जापान जो है वो काफी अच्छे टाई शेयर करते हैं। डिफेंस, साइंस, कोऑपरेशन, ट्रेड, जापान एक काफी अच्छा ट्रस्टेड पार्टनर है हमारी कंट्री का। 2014 में इंडिया और जापान के द्वारा अपग्रेड किए गए स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड द ग्लोबल पार्टनरशिप। आज के दिन में काफी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट है हमारी कंट्री में जहां पर जापान रोल प्ले करता है। इंडिया और जापान जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप CEPA जो एक तरीके से जो केम इनटू फोर्स अगस्त 2011। ठीक है, तो गुड सर्विस मूवमेंट, नेचुरल एक तरीके से पर्सन और उसके साथ में इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कस्टम जो प्रोसीजर होते हैं, इसी के साथ में जो अदर रिलेटेड इश्यू हैं उनके ऊपर भी मिलकर काम करते हैं। इंडिया और जापान के बीच में जो सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है जैसे JIMEX या फिर SHINUU, ठीक है, मैत्री, धर्मा, जो यहां पर बात की जा रही है धर्मागार्जन, तो ये सारी जैसे अगर बात करें मालाबार एक्सरसाइज, तो कई सारी ऐसी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी जो जापान और इंडिया के बीच में नॉर्मली आप लोगों को नजर आती है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये सोशल इशू के बारे में बात कर रहे हैं। अब सोशल इशू क्या है यहां पर पहले तो एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को याद रखना है जो कि न्यूज में है। नाम है यहां पर जया जेटली। जया जेटली जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उनको काम दिया गया था कि भाई साहब आप लोगों को ये बताना है, भाई साहब ने मतलब बहन साहब है, यानी कि एक तरीके से औरत है, तो यहां पर इनको ये बोला गया था कि 5 महीने में नहीं, आप लोगों को 31 जुलाई तक आप लोगों को काम करना है और ये बताना है कि जो लड़कियां हैं उनकी मैरिज एज क्या होनी चाहिए, यानी कि जो शादी की एज है लड़कियों की उसको रिलूक करना था और रिपोर्ट सबमिट आप लोगों को करनी है। तो ये टास्क फोर्स, ये जो कमेटी है किसके द्वारा बनाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो नॉर्मल सी बात है यार, लड़कियों के बारे में बात करें, उनकी एज के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो काम करेगी। तो इसके द्वारा यहां पर काम किया गया। इनके द्वारा बोला गया कि भाई साहब आप लोग अपनी रिपोर्ट, फिर से भाई साहब नहीं है, बहन साहब है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करो। पर लेकिन ये 5 महीने इनकी गाड़ी जो है वो लेट चल रही है। 31 जुलाई को प्रस्तुत करनी थी, तो जुलाई तो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर भी गया और आज तो बेटा यहां पर आप लोग देखते हैं कि 29 ऑफ जनवरी हो चुकी है। तो इसका मतलब आधी क्या पूरी जनवरी भी गई, अब यहां पर 6 महीने हो जाएंगे। तो इनकी गाड़ी जो है वो 6 महीने से लेट चल रही है। ठीक है, तो यहां पर जो राइट एज क्या होनी चाहिए वुमेन की मैरिज की, उसके बारे में बात चलती है। हमारी कंट्री में पहले काफी ज्यादा थी, हालांकि अब चीजें जो कम हो गई हैं कि जो चाइल्ड मैरिज किया जाता था, लड़कियों के छोटी छोटी बच्चों के जो शादी कर दी जाती थी, आगे चलकर फिर काफी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। कई बार तो 18 साल की जो एज होती है, बोला जाता है कि जो पूरी बॉडी है उसको डेवलप होने में 18 साल लग जाते हैं। उससे पहले अगर कोई प्रेग्नेंट होकर मां बनती है तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो उसको भी यहां पर बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इन सब पर्पज के तरीके से। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा बजट में भी बोला गया था कि एज ऑफ द गर्ल जो एंटरिंग मदरहुड, तो उसके ऊपर फोकस देना चाहिए ताकि हमारी कंट्री में हम लोग जो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है, यानी कि महिलाओं की जो जान चली जाती है बच्चा पैदा करते हुए, उसको हम लोग रोक सकें। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में अगर बात करें वुमेन जो राइट एक्टिविस्ट के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा यहां पर इसको कंसर्न को लेकर बात करें 18 से 21 साल की एज के बारे में। कई बार तो ये बोला जाता है कि 21 साल अगर कर दोगे तो फायदा ये होगा कि यहां पर कम से कम जो माता पिता हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल रहेगा, कम से कम एक तरीके से कहीं ना कहीं जो बच्चों की मैरिज पहले ही कर देते हैं लड़कियों को, तो वो कहीं ना कहीं रुक पाएगी और उनको टाइम मिल जाएगा अपनी स्टडी आगे करने के लिए। अगर स्टडी वो कंटिन्यू कर पाएंगे तो आगे अपनी पैरों पर खड़ी हो पाएंगे, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगे तो अच्छे से अपने डिसीजन लाइफ में ले पाएंगे, कंप्लीटली हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। देखिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं खुद तो अपनी लाइफ में बर्बाद है, वो लड़की अगर कुछ करना चाहती है तो उनको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो ये कैसे कर पाएगी, तो उसको भी एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्वालिटी को आगे नहीं आने देते हैं, यानी कि उनको इज्जत बेइज्जती लगती है कि हाँ अब जो है ये कमाएगी, औरत कमाएगी अब बाहर जाकर। तो सोसाइटी में ये पैट्रियार्कल जो थिंकिंग है, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछती है, इवन निबंध तक भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ऐसे। तो ये सेक्शन जो होता है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, तो आप लोग अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है और थोड़ा सा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग भी शांति में सुनिएगा। बात की जा रही है यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। एमएसपी क्या है, थोड़ा सा आप लोग के चक्षु इसके बारे में खोल देता हूं ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे। सेंट्रल कमिटी ऑन इकोनॉमिक जो अफेयर है उसके द्वारा अप्रूवल किया गया यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी, जिसको लेकर किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये किसके लिए यहां पर, ये आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह है कोपरा के लिए। कोपरा क्या होता है, कोपरा होता है ये, तो यह है कोपरा जिसको आप लोग सूखा नारियल बोलते हैं।
भाई साहब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो कई बार इसको पास में रखता हूँ छोटे छोटे पीसेस करके डब्बे के अंदर, और जब मैंने किया तब उठा के खा लिया। बाकी नारियल पानी जो नहीं होता दूधिया गोला जिसको बोलते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, ये नेचुरल चीजें हैं, आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर इनसे बहुत ज्यादा अच्छी है यार, इनको यूज कर लिया करो। और खासकर खीर बनाते हो उसमें डाल दो कसकर, तो फिर खाने का स्वाद ही देखो, मजे आ जाए खाने में भी। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री में अगर बात करूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, ऐसी कितनी क्रॉप है जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जाता है? तो भाई साहब 23 क्रॉप ऐसी हैं जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जाता है। सीरियल की कैटेगरी में आते हैं 7, पल्सेस की कैटेगरी में आते हैं 5, 7 आते हैं ऑयल सीड की कैटेगरी में, और 4 आते हैं कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉटन, शुगर कैन, अभी कोपरा हो गया और रोजवुड। तो टोटल मिलाकर 23 ऐसी फसल हैं जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, यहां पर पेडी हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, जवार हो गया, रागी हो गया और बार्ले हो गया। ठीक है, इसी के साथ में चना हो गया। हालांकि पढ़ लीजिएगा इनको, मैं भी क्या पढ़ रहा हूं, यानी कि टोटल ये नंबर याद रखिएगा। ऐसे आप लोगों से नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, अंदर जाकर कई बार अगर ज्यादा ही दिमाग खराब हो एग्जामिनर का, उसको लगे कि सामने वाले को देख रहे हैं कि क्या पढ़ गया है, बस एक क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए कि अटेम्प्ट ही ना कर पाए, तो फिर ऐसी हरकतें कर देता है। कमर्शियल क्रॉप याद रख लीजिएगा, जैसे कॉटन हो गया, इसके साथ में शुगर कैन हो गया, कोपरा हो गया, और यहां पर रोज जूट जिसको सन बोलते हैं, जिससे जो खाटे जो चारपाई वगैरह बुनने का बान वगैरह तैयार किए जाते हैं, तो ये देखने को मिलेगा। तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने, तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टोटल मिलाकर 23 क्रॉप है जो यूज की जाती है यहां पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। ये स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ज्यादा है। हमारी कंट्री में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कैसे तैयार किया जाता है, तो पहले तो यहां पर जो कवर किया जाता है, तो ऑल जो कैश और इसी के साथ में जो काइंड एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चा किया जाता है ना, कि मान लीजिए बीज लेकर आ गए, फर्टिलाइजर लेकर आ गए, केमिकल लेकर आ गए, तेल वगैरह लगा इरिगेशन में, A2 यहां पर एक तो ये कवर करते हैं। ठीक है, A2 प्लस FL क्या होगा यहां पर, इसमें जो कॉस्ट रहेगी पल्स, जो यहां पर जो कॉस्ट प्लस यहां पर जो वैल्यू, खासकर अनपेड फैमिली लेबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप, मैं अपने खेतों के बारे में बात करूं, काफी टाइम पर ऐसा भी हुआ कि हम लोगों ने, अब तो खैर ये चीजें बंद हो चुकी हैं, पहले हम लोग अपना गेहूं जो है अपने आप काटा करते थे। गेहूं काटे, गेहूं को उनको फिर मशीन लगाई, ट्रैक्टर लगाकर उसको फिर गेहूं निकाले, भूसा अलग कर लिया, फिर उस भूसे को ले जाकर घरों में डाल दिया, वो चारे के काम आता था। इसी के साथ में गेहूं वगैरह जो होते थे वो मैक्सिमम आप लोग घर में यूज कर लेते हैं। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ से नहीं, पर हाँ अपने पर्पज के लिए हम लोग इसको घर पर उगाते हैं, अपने जो गेहूं है। ठीक है, तो अगर बात करें तो यहां पर ऐसा नहीं कि कोई बाहर की लेबर यूज कर रही है, पर लेकिन आज के टाइम पर क्या बात करें, गेहूं कटवाने के लिए लेबर लगा लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ में भूसा वगैरह भरने के लिए लेबर आ जाती है, तो वो सारा काम अब लेबर कर लेती है। तो यहां पर अगर बात करें तो फैमिली तो अनपेड हो गई ना, बिल्कुल ऐसे से महिला घर में काम करती है, तो हम लोग सैलरी थोड़े ना देते हैं, घर का काम है भैया महिला कर रही है, खेत का काम है भैया ये कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट काउंट की जाती है। इसी के साथ में A2 प्लस FL के बारे में अगर आप लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिवेन्यू जो नॉर्मली देखने को मिलता है। अगर ऐसा भी तो होगा ना, कोई पर्सन जिसने जो लैंड है वो भैया एक किराए पर लेकर रखियो, उगाई पर लैंड ले रखियो, तो उसके बारे में भी आप लोग काउंट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये प्रोवाइड कराया जाता है ना, ये कोई लीगली बाउंड नहीं है कि भैया ये प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। हाँ ये है, इनको लग रहा है किसानों की हेल्प करनी चाहिए तो कर देते हैं, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लीगल तो आप लोगों को ये प्रोवाइड कराना ही कराना पड़ेगा। इसीलिए हमारी कंट्री में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए कि इसको फिक्स करो। अगर कोई बाद में अगर गवर्नमेंट ये ना बोल सके कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तो नहीं देंगे, तो वो वाला फंडा नहीं होना चाहिए। तो उसी के चलते इसको फिक्स करने की मांग भी अभी किसान यहां पर कर रहे हैं। और हमारी कंट्री में ये कौन प्रोवाइड कराता है, तो ये याद रखना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको CACP आप लोग बोलते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई साहब, उठाकर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखोगे, भाई साहब और बहन साहब दोनों को बोल रहा हूं, ठीक है, ये मत बोलना कि लड़कों लड़कों को बोल रहा हूं। तो आप लोग भी क्वेश्चन को अच्छे से देखा कीजिए। मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं, किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करें, आप लोग यूपीएससी, स्टेट, PCS, बैंकिंग, SSC, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें, तो सबसे पहले उस एग्जाम के पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखें। जब पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं वो कंप्लीट कर लो, उनको ढंग से आप लोग चार्ट लो बिल्कुल अच्छे से, उनसे आप लोग क्वेश्चन न छोड़ो कोई, तब जाकर किसी टेस्ट सीरीज की ओर चलो। मुझे नहीं लगता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर करने के बाद में, करने तक ही आप लोगों को यहां पर होश रहेगी अगर ढंग से उनको कवर करोगे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाते हैं अगर ढंग से लेकर चलोगे, तो उस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में, तो क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है इसके बारे में। तो जियो हजार्स जो मैनेजमेंट की बात की जा रही है, क्या होते हैं पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कहीं पर अवलांचे आ गया, ठीक है, लैंडस्लाइड कहीं पर होगी, इसी के साथ में कोई नेचुरल फैक्टर की वजह से जो नेशनल हाईवे है कंट्री में उनको दिक्कत पहुंच रही है, कहीं पर लैंड खिसक जाती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बाढ़ वगैरह कहीं पर दिक्कत देखने को मिल गई। तो इस तरीके से नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं लैंडस्लाइड वगैरह काफी फ्रीक्वेंट आप लोगों को जो हिली एरिया है देखने को मिलती है, पत्थर खिसक जाते हैं और रोड ब्लॉक हो जाती है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO है उसके द्वारा MOU साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के साथ में, ताकि कोलैबोरेट कर सके, ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसको रोका जा सके।
जो डीआरडीओ की डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक रिसर्च जो स्टेब्लिशमेंट है, जिसको डीजीआरई बोलते हैं, वो वर्क करेगी डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ताकि कमबैक किया जा सके ऐसा अगर कोई हरकतें देखने को मिलती हैं उसको। जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो मेंटेन करने का काम करती है हमारी कंट्री में जो नेशनल हाईवेज हैं अक्रॉस द कंट्री। तो डीआरजीई यानी कि डिफेंस रिसर्च की जो यहां पर ये बेसिकली डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक जो रिसर्च ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी सस्टेनेबल जो मिटिगेशन का काम करेगी, ताकि अगर कुछ डैमेज होता है उसकी वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से कोई एवलांच आता है, कोई नेचुरल फैक्टर होता है, तो उसको यहां पर कम से कम जो नेशनल हाईवे है वो कंटिन्यू काम कर सके। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोग बोल सकते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो आप लोगों के सामने एक छोटी सी मोटिवेशन कोट थी, इसके बाद में हम लोगों ने यहां पर बात की एनर्जी के बारे में, किस तरीके से क्या क्या काम किया जा रहा है, तो डिटेल में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात की वो नेशनल न्यूज में हम लोगों ने देखा किस तरीके से यहाँ पर हम लोग हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं वो सारी डिटेल में समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक ड्रैगन फ्रूट के बारे में जाना, क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या चीजें हैं और क्यों चेंज किया जा रहा है और कहां पर हमारी कंट्री में और कहां पर वर्ल्ड में उगाया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन जानी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानी, कंप्यूटिंग के बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है तो डिटेल में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें तो जापान के साथ में टेक्सटाइल रिलेशन के बारे में अच्छे से बात की। अगर बात करें महिलाओं के बारे में तो हम लोगों ने सोशल इशू में जो लड़कियों की जो मैरिज है उसके बारे में हम लोगों ने बात की, जो कि इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ में हम लोगों ने फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो एमएसपी प्राइस, ये सब चीजें देखी जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होता है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये छोटी सी न्यूज है, हालांकि यहां पर बता रखा है कहां कहां पर कितना चेंज हुआ है। जैसे यहां पर अगर बात करें जो कोपरा है इसमें 375 का चेंज किया गया। और अगर बात करें जो एमएसपी के बारे में आप लोग बात करते हैं, खासकर जो कोकोनट ग्रोइंग एरिया है वहां पर नेशनल एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसी के साथ में नेशनल कोऑपरेटिव जो कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये मिलकर काम करती है डिसाइड करने में। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी यहां पर गेहूं के बारे में बात की जा रही है तो डायरेक्ट इतना नहीं पूछेंगे यार कि किसमें कितना घटा दिया कितना बढ़ा दिया, वो अलग बातें हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हल्का सा आइडिया रखेगा। बाकी हम लोगों ने देखा इसके बारे में। आइए अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर इनको अटेम्प्ट कीजिए। फ्रेमवर्क ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौन सी कंट्री के साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया। फोर्थ जो यहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो फोरम थी इसके बारे में बात की, तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करेगी। ड्रैगन फ्रूट कौन से राज्य के द्वारा नाम चेंज करने की बात की है, कहां पर ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था और किसके द्वारा उस कंट्री में लाया गया। AWS क्या है ये आप लोगों को बताना है। इंडिया किसके साथ में मिलकर टेक्सटाइल के बारे में बात करें। कमेटी किसके द्वारा चेयर की गई और किसके द्वारा बनाई गई, जो वुमेन की एज के बारे में बात करें। और कितनी कंट्री में, हमारी कंट्री में कितनी क्रॉप को अब तक आप लोग ये एमएसपी दे चुके हैं, ये बताना है। ओके, आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करें इनइक्वालिटी जो वेरियस रिपोर्ट इंडेक्स है वायरस सॉरी किसके द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत की गई। भारत पर्व जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। DPIIT किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। AMPHEX यानी कि एम्फीबियस एक्सरसाइज के बारे में बात की, कहां पर ये ऑर्गेनाइज कराएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा रिलीज किया गया NNMS, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, ये है आयु संपदा। ठीक है, तो बेसिक सॉरी संवाद, तो यहां पर जो माई हेल्थ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो यहां पर इसके बारे में बताना है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, कौन सी मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही थी। RBI के द्वारा DSIB यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक कौन कौन से ये रिकॉग्नाइज किए गए। बात करूं इनके बारे में तो इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जो है ये ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल के द्वारा प्रस्तुत की गई। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन जो मंत्रालय है वो भारत पर्व जो है ऑर्गेनाइज कराता है, ये कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल जो इंटरनल ट्रेड है वो DPIIT आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ में अंडमान निकोबार में यहां पर ये AMPHEX ये आप लोग को देखने को मिली, तो याद रखना। नेशनल जो यहां पर नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे है इसके बारे में याद रखना। आयु जो संवाद है ये बेसिकली माई हेल्थ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। SBI ICICI और इसी के साथ में HDFC ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक है हमारी कंट्री में, जो कि RBI के द्वारा इसके द्वारा कैटेगराइज किया जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जरूर इसको एंजॉय किया होगा। किसी भी रीजन की वजह से आप लोगों ने इसको अगर
पसंद किया है तो आप लोग यहां पर इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं और इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और बाकी बात मैंने आप लोगों को बता ही दिया था पीडीएफ के बारे में और बाकी और वीडियोस के बारे में, और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने चीजों को एंजॉय किया होगा और जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं उसको मेरी तरफ से एक सैल्यूट, ठीक है। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, सबके बस की बात नहीं है, आप स्पेशल कैटेगरी में आ चुके हैं क्योंकि आप लोगों ने अपने आलस को हरा दिया है। ये उनके लिए नहीं जो जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए जो उठना चाहते हैं, ठीक है। तो जॉब कर रहे हैं वो अपना कंटिन्यू रखिए जिस तरीके से भी आप लोग लेक्चर को देखते हैं, पर हाँ जो उठना चाहते हैं उनके लिए कम से कम ये सैल्यूट बनता है। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।